बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आज़कार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल एक ख़त के हवाले से बाज़ सुनाई दे रही थी कि एक ख़त इरसाल हुआ है और आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा गया है बनाम आर्मी चीफ़ किसकी तरफ से? साबिक वज़ीर आज़म बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से। आज सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ख़त कोई मौसूल नहीं हुआ और ये तस्दीक मौसूल ना होने की है, ये तस्दीक मौसूल होने की नहीं है। अब इस अमल में आगे बढ़ के ये तमाम रवाबित जो हैं ये पॉलिसी शिफ्ट के ऊपर जाएंगे, एक नई बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर जाएंगे और इस हवाले से क्या मज़ीद मंजरनामा जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक नए सांचे के अंदर ढल जाएंगी। आने वाले दिनों के अंदर इस पर क्या बातें होंगी? आज जो सिक्योरिटी ज़राए की तस्दीक ख़त ना मिलने की है, इसके ऊपर ही बात का आगाज़ करेंगे और फिर बात उस मंजरनामे पे भी करेंगे जो कानूनी मंजरनामे में बहुत सी पेचीदगियों, बहुत से सवालात को जन्म दे रही है, जिसपे वकला कम्युनिटी भी बटी हुई दिखाई देती है। राना साहब, अमूमी तौर पर तरदीद तब आती है जब बातें बहुत सारी बढ़ जाएं। आज तस्दीक इस बात की आई है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ मौसूल नहीं हुआ। क्या बात है? पॉलिसी शिफ्ट और है या ये भी हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, ख़त मिला या नहीं मिला, ख़त देने वाले ने कहा मैंने ख़त भेजा, ख़त लेने वाले ने कहा मुझ तक नहीं पहुंचा, बात ख़त्म हो गई। आप जैसे मेरे जैसे कई दानिशवर बैठ के सुबह से इसी पे लगे हुए हैं। बड़ी एक वाज़ेह चीज़ हो गई। अगर आपको एक चीज़, एक शख्स कहता मैंने भेजी, एक कहता मुझे नहीं मिली, तो इसको कूजे में बंद करके रखते हैं। चले कम से कम मतन तो पहुंच गया, मतन तो पहुंच गया, मतन पूरे पाकिस्तान को पहुंच गया, मतन तमाम टीवी चैनल पे चल गया। सियासी लोग सियासी लोगों से बातें करते हैं, होना भी यही चाहिए। मैं भी इसी बात के हक पे हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, एक ख़त वो जिसकी तरदीद आ गई है, तरदीद का मतलब नहीं मिला, ये बात आ गई है, लेकिन एक ख़त तो मिल गया ना, उस पर आप बात नहीं कर रहे। तो चीफ जस्टिस को लिखा गया, हाँ, वो तो नहीं आई नहीं। उसमें तो आइन की शिकें लिख दी गई हैं कि आपने अगर किसी को सीनियर करना है, हलफ किसना लेना है, आपका बनाया हुआ आइन क्या कहता है। अच्छा, उसमें हम बात नहीं कर रहे। जिस पे इकरार हो गया है, जो पहुंच गया है, हम उसको देख नहीं रहे। जो रास्ते में गुम हो गया है, हम उस पर बात करते जा रहे हैं। ये भी अजीब सी हमारी सहाफत है ना भाई। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करना और सबका मिलकर इस पाकिस्तान को बचाने, आगे ले जाने पे बात हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म में ख़त लिखा, ख़त मिला फिर भी पता नहीं चल जाएगा अगर मिलेगा तो। ख़त नहीं मिला, मुझ जैसे ही आप जैसे किसी शख्स ने रास्ते में गायब कर दिया या डाकिए ने एड्रेस गलत पे फेंक दिया, क्या किया वो मुझे नहीं, लेकिन वो जो चिट्ठी है ना, अब चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया ना, चाहे वो इखाई कोर्ट से जाएं, चाहे वो अडयाला जेल से जाएं। तो इस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, मुख्तलिफ़ आरा है। अब देखना ये होगा कि जब ख़त मिलेगा, अगर ख़त मिलता है और उस ख़त के जवाब में कोई चीज़ आती है तो यासर वो ख़बर है। मिली नहीं, आप कहते हैं राना अज़ीम साहब मैंने आपको 50,000 रुपया दिया है, तो मैं कहता हूँ कहाँ दिया है, कहते मैंने किसी के हाथ भेजा है, तो वो किसी का नाम भी नहीं आप बताते। चले आप उसको सीगा राज में रखना चाहते हैं, रास्ते में कोई लूट ना ले, लेकिन वो किसी जो है उसको तो चाहिए ना मुझे तक पहुँचाना। तो जब तक मेरे तक पहुँचेगा नहीं तो मुझे ये पता नहीं होगा मैंने वो वापस आके भी तो बता देना कि मैं दे पाया हूँ या नहीं दे पाया कि नहीं पाया। इसलिए कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप उसी की चीज़ में अगर आज हम दिखाते क्लिप्स अली मीर गंडापुर के प्रोग्राम का, जिसमें उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए, तो और साथ हम आज ये भी जहन में रखते कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की टीम के जो
कोर जो अफराद हैं उनमें से जो कोर कमेटी के मेंबर्स जो है उनमें से आज़म स्वाति भी एक है। और आज़म स्वाति उन लोगों में भी शामिल है जो सुबह के वक्त एक जलसा मुलतवी कराने के लिए आए थे। आज़म स्वाति की रिहाई होना ये भी किसी तरफ इशारा करती है ना। अच्छा, मुझे आज किसी ने कहा, मैंने किसी से जिक्र किया आप जैसे लाइक आदमी से, तो क्योंकि मैं नालायक सा आदमी हूँ तो मैं अगर लाइक आदमियों से कुछ सीख लूँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी वो मुझे लगता है कि आज़म स्वाति की जो बेल हुई है उसके पीछे भी शायद कोई बात हो। कहते उसकी ज़मानत तो अदालत ने ली है। मैं कहा यार मैं कौन सा कह रहा हूँ उसकी ज़मानत मोहम्मद बूटे ने ली है। सर मुझे उन लाइक अफराद में शुमार ना बात तो करें। एक तरफ आप लाइक भी कहें, नहीं, एक तरफ आप लाइक भी कहें और दूसरी तरफ आप इस तरह की, जैसे सर मैं लाइक हूँ ही नहीं, नालायक तरीन आदमी हूँ इस दुनिया का। चल रही है मेरी दुकानदारी यार सर, नहीं दुकानदारी चलती है आपकी है जी, चलनी आपकी है, चलती भी आपकी, अल्लाह चलती रखे ये दुकानदारी। और अल्लाह हम मजाकियन नाज़रीन हम चूँकि इसलिए करते हैं कि आप भी खुश रहें और हम भी आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी आपके करते रहे ना सारा दिन। तो वो जो हालात है मुझे पता है कि मुस्कुराहट आपके चेहरों से बहुत दूर है और बल्कि आपके दिल से भी बहुत दूर है। आपका दिल चाहता है कि आप हंसें मुस्कुराएं, लेकिन हालात के मारे मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं देता। यहाँ पे तो अब एक से मूड ख़राब हो तो बंदा 10 से वैसे ही ख़राब करके बैठा होता है। ये तो ऐसा माहौल बन चुका है। माहौल ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। कल जेन्युइन बात है, मैं कल प्रोग्राम से घर गया तो मैं थका हुआ था। मुझे मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने पूछा पापा को परेशानी है? मैं कौन थके या यही परेशानी और कोई परेशानी नहीं। तो यासर बात यह है कि ख़त एक चला गया, एक ख़त रह गया। अली मीन गंडापुर ने जो बातें की हैं, अगर उनमें 15% भी सदाकत है तो फिर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज़म स्वाति का रिहा होना, आज़म स्वाति पर जो मुकदमात थे अगर आप उनकी लिस्ट निकाल के देखें, उन मुकदमात में उसका रिहा होना उनका, और रिहा होने के बाद अपनी रहाइश का पहुँच जाना और फिर वहाँ बैठ के अपना काम शुरू कर देना। कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरफ इशारा तो दे रही हैं ना। अब आने वाले चंद दिनों में 22-23 फरवरी के बाद, मैंने कल भी ये डेट दी थी, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी है। पर्दा जो है ना वो हट जाना है। बहुत सी चीज़ों पे मामला जो है वो किसी ना किसी तरफ तो ज़रूर लगेंगे। या सर नहीं लगेंगे तो एक ये बात तो क्लियर हो जाएगी ना कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। देखें, बात एक ज़ेन नशीन कर लिया। मैं ये बात बार बार कहता हूँ और शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हम आज तनकीद से हट के बात करते हैं ना। नवंबर का महीना था, यही दिन था, ये जो आज का दिन है। मैं 3 टीवी चैनल के प्रोग्राम्स में गया था। 5 नवंबर 4 नवंबर, अच्छा 4 नवंबर। तो अपने टीवी चैनल पे भी हमने किया। उस वक्त बात हो रही थी, जो हम गेस्ट लेते थे वो कह रहे थे जनाब नामो निशान नहीं पीटीआई का। लोगों को यही नहीं पता कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। कई हलकों में 2-2 लोग खड़े हैं, दोनों अपने आप को पीटीआई का उम्मीदवार कह रहे हैं। सर नवंबर के फरवरी, मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी नवंबर नहीं, फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं बतौर एक रिपोर्टर अवामी नफ्स देख के आया हूँ, अवाम के अंदर एक गुस्सा देख के आया हूँ, अवाम के अंदर एक रद्द-ए-अमल देख के आया हूँ। और अवाम लड़ नहीं सकती, अवाम बाहर लाठियाँ नहीं चला सकती। लेकिन जब आप अवाम को ये मौका देंगे कि जाओ जाके अंदर इजहार राय करो, या जाके आप वोट का इख्तियार आपको, तो आप जाएंगे, आप वोट का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक्त उस टाइम भी आपके हाथ में होगी, हाथ भी आपका अपना होगा, और सामने बैलेट पेपर पड़ा जो होगा उस पर मोहर लगाने का इख्तियार भी आपका होगा। चंद एक हल्के होंगे जहां पे आपका इख्तियार नहीं होगा, वो किसी और जगह पे होंगे। तो ये होगा ना। तो लोगों ने देखा कि आज से बुरे हालात नहीं थे, सॉरी आज तो बहुत अच्छे हालात हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े ही बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो लोगों के जहन में नक्श हो गया कि चारपाई किसका निशान है। नक्श हो गया मोबाइल सर्विस बंद होने के बावजूद भी, नेट सर्विस, इंटरनेट की सर्विस बंद होने के बावजूद भी, क्या वोट नहीं पड़ा?
सर इंटरनेट क्या मोबाइल सर्विस भी बंद थी ना? सारा कुछ मैं कहना उन्होंने बस नहीं चलिया खार सर्विस ही बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी वोट पड़ा। तो इसलिए अवाम का जो मजाज है ना वो बड़ा खौफनाक है। मैं आज भी मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से लोगों से। और मुझे कल मैं जब सुन रहा था कमर उस्मान कायरा साहब को कि कोई शोरूम ऐसा नहीं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं बिक रही, आज मैं जानबूझ के जे रोड पे गया तो मैंने वहाँ पे भी चेक किया, बाकी जगह पे भी गया, चेक किया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, तकाबुली जायजे की बात बहुत हो रही है। यानी एक तरफ पंजाब की हुकूमत और एक तरफ सिंध की हुकूमत। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तो किसी खाते में नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये दो हुकूमतों के दरमियान एक तकाबुली जायजे की बात हुई। माजी करीब के अंदर जो कराची के चैम्बर्स के लोग थे या वहाँ के जो बड़े बिजनेस टाइकून्स थे जो मुआशी तौर पे एक बड़ा नाम रखते थे, उन्होंने कुछ गिले किए। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, लेकिन एमकेएम ने आके ये कहा कि धमकी आमेज लहजे में की है। इस पूरे मंजरनामे में अभी तक की अगर गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस को देखा जाए, सियासी तफरीक या सियासी नज़रियात से बालातर होकर अवामी हकायक में, तो किसकी बेहतरी इस वक्त दिखाई देती है? इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी और बिलखुसूस बात की जाएगी हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान डलने वाले रखने की या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नबील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नबील कबूल साहब, सबसे पहले तो बात तकाबुली जायज़े की कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत मौजूदा दौर में पंजाब हुकूमत से कारकर्दगी के लिहाज में किन शोबों में आगे है या किन शोबों में उनके बराबर या उनसे पीछे है और उसकी कोई खास वजूहात है? अब अगर इस शोबों के ऊपर आ जाएंगे आप तो मेरे ख्याल में कि बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। और जहां तक आप सिंध गवर्नमेंट को और पंजाब की गवर्नमेंट को मिला रहे हैं, तो देखिए सिंध गवर्नमेंट आपको पता है कि 2008 से जो है वो काम कर रही है सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर मैसिव काम किया डेवलपमेंट का। और उसके अगर बरक्स आप देखें कि हमें फेडरल से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अगर मोटरवे नजर नहीं आता है तो सिंध में नजर नहीं आता है। यानी कराची से लेकर सक्खर का जो मोटरवे है वो पता नहीं कितने सालों से एक प्लानिंग के ही उसमें फाइलों में नजर आती है कि जी इस साल शुरू हो जाएगी, अगले साल शुरू है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा फेडरल की कोई भी सपोर्ट, कोई भी फेडरल का अभी जो एमएनएस को डेवलपमेंट के बजट भी दिए गए हैं उसके ऊपर जो है झगड़े हो गए जी। एमएनएस कुछ जो है दूसरी जमातों के वो डिमांड ज्यादा फंड्स का कर रहे हैं, और जो करीबी इनके लोग हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनको जो है अलग से बुला के जी कहा जाता है कि जी आप ज्यादा बात ना करें या ज्यादा शोर ना करें, आपको एक्स्ट्रा फंड दे दिया जाएगा। यानी ब्राइब की पॉलिसी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू की है। फिर अगेन आपने जो सवाल पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत की है, देखिए पंजाब में अभी जो हमारी चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल मेहनत कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन हम किसी के साथ मुकाबले में नहीं है, हम मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा मुकाबला जो यहाँ पर इस वक्त जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है, जो गुर्बत है और जो महंगाई है और जो गरीबों का हाल है, जो बेरोजगारी है, उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। पानी का आपने देख लिया कि 6 कनाल निकालने की जो है एक साजिश की जा रही है वफा की तरफ से। यानी आप सिंध का पानी 6 कनाल निकाल के आप कहते हैं चोलिस्तान में दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है कराची में जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त मेरे हल्के में भी जो है पानी नहीं आता है, जो टेल एंड में है बिल्कुल कराची सिटी के। आपने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, मुझे आज भी याद है, आपने कहा था जी, चचा के हवाले से बात की थी कि वो जा रहे हैं और बिलावल साहब आ रहे हैं। अब भी आप उस बात पे कायम हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद बिलावल साहब भी होंगे। नहीं, कितने अरसे बाद, कितने अरसे का टाइम? 5 साल का टाइम दे रहे हैं आप यहाँ? मुझे तो 5 साल से पहले नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चेयरमैन बिलावल काफी चीजों से जो है वो वफाकी हुकूमत के से नाराज है, काफी इश्यूज के ऊपर।
और ऐसे हालात में हम जो है फिर भी इस हुकूमत को चलाने की हमने जो कमिटमेंट की है, हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत को चलाएंगे, इस पार्लियामेंट को चलाएंगे। लेकिन ये जो है सीरियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 70 सीटों के बगैर ये हुकूमत, आपको पता है, ये एक दिन भी नहीं ठहर सकती है। लेकिन हम चला रहे हैं, अब चलाना पड़ रहा है। लेकिन आखिर हम अपने वोटरों के कुर्बानी के साथ इसको नहीं चला सकते हैं, वोटरों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। अवाम हमारी तरफ देखती है। अगर सिंध के अवाम ये देख रही है कि हम हमारे पानी भी जो है चोरी किया जा रहा है और हम खामोश बैठे हैं, तो सिंध की अवाम फिर हमें भी जो है ज़ाहिर नफरत की निगाह से देखेगी। तो हम वो कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। तो जाहिर है जब ऐसे सूरत हाल पैदा होगा तो हम इस पोजीशन में तो है कि हम बात कर सकते हैं। अगर हम ये बात भी करें कि जी अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही है तो फिर आप ठीक है, आप ड्राइविंग सीट पे तो आप बैठे हैं, हम आपको दिक्का स्टार्ट पे चला रहे हैं, लेकिन फिर आप हमें ड्राइविंग सीट दें। आप देखें कितने मामला किस तरह हल हो जाते हैं। आप देखें कि आज प्रेसिडेंट जरदारी चाइना के विजिट पे भी गए हैं, ये एफर्ट्स प्रेसिडेंट जरदारी कर रहे हैं। IMF के आप ब्लैकमेलिंग पे, IMF के कहने के ऊपर आप ज़राई टैक्स भी लगा लेते हैं, आप सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक हम अपने आप को बेचें, कब तक कशकोल लेकर जो है। नबील गबोल साहब, इसी से मुतल्लिक सर एक सवाल है कि जब हुकूमत तश्कील पा रही थी तो आपको ये भी मालूम था कि चचा तो कोई विफाक में नहीं होगा, और आपको उस वक्त ये भी मालूम होगा माजी के तजर्बात से कि आपको फंड्स जिस तरीके से PMLN की गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नहीं मिले सिंध में, उसी तरीके से अब भी नहीं मिलेंगे, और सियासी तौर के ऊपर भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। तो फिर किन बुनियादों के ऊपर इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर ली? और दूसरी बात आपने IMF की तो सर जब उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी तो आपकी आरा को भी बीच में शामिल किया जा रहा था। ये तो मालूम था कि मुस्तकबिल करीब में ये ज़रूरी टैक्स लगाना पड़ेगा, तो उस वक्त उसकी मशरूत तौर पे आपने इजाज़त क्यों दी उसको, एग्रीमेंट को साइन करने की? मुझे तो ये नहीं पता है कि उस वक्त ज़राई टैक्स का जिक्र हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पहले आपको पता नहीं था, तो पहले भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन हमने सोचा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में थोड़ा बहुत तो फर्क हमें नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि जी PML नून कभी भी अपने वादों पर वो ठहरती नहीं है। लोगों ने बहुत समझाया हमें कि इनके वादों का जो है ये अपने वादा पे वफा नहीं करते हैं, लेकिन हमें चूंकि हालात ऐसे थे मुल्क के सूरत हाल पे, मुल्क की खातिर हमने कहा चलें ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हम नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब खुद बैकआउट हो गए और उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमने कहा चले ठीक है, फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत चलना चाहती है, चला है, देख ले, 2-2.5 साल चला के देख ले, उनसे हुकूमत चल रही है, नहीं चल रही है तो फिर जाहिर है हमने कहा ना कि हम अपने वोटरों की तो कुर्बानी नहीं देंगे, जिन्होंने हमें वोट देकर 70 सीटों के साथ भेजा कौमी असेंबली में, तो उनकी तो कुर्बानी हम नहीं देंगे सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर को अपने सीट पे रहने के लिए। अच्छा, ये अचानक से एक रेफरेंस नायब का आपने देखा होगा कल, शर्जील मेमन साहब आपके साबिक वज़ीर आला साहब पे, ये क्या बात है? ये आप लोगों की तरफ से कुछ बोलने पर हुआ है या मेरिट पर नैब ने ये रेफरेंस बनाया है? अभी मेरिट पर नैब ने कोई रेफरेंस बनाई है क्या? आज तक नैब के रेफरेंस में कोई भी साबित हुआ है कुछ? नैब तो एक सियासी इदारा है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी जो है ये हुकूमत नैब को अभी तक चलने क्यों दे रही है। एक तो ये इसलिए कि वो इमरान खान को जो टकरा लगाना है। आप देखें ना, मुशर्रफ ने बनाई थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, और खुद सारी जमातें इस बात को मानते हैं। तो सारी जमातों को चाहिए कि बैठ के नैब का कोई फैसला करें। नैब ज्यादा लोग जो है खौफजदा होकर उन्होंने पार्टियां भी छोड़ दी, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली, ये सारी चीजें हुई हैं। नैब पिछले दिनों काफी खामोश रही है, अब फिर से एक्टिव हो गई है। जाहिर है किसी के कहने पे एक्टिव हुई होगी, अब देखना ये है कि ये कितना एक्टिव रहती है। नहीं तो आप पिछले दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तेज़ी दिखाई दे रही थी, बयानात में भी तवातुर एक दिखाई दे रहा था, उसके बाद अभी उसमें कुछ तातुल दिखाई दे रहा है या नरम मिजाजी दिखाई दे रही है, बम्बारमेंट आपकी तरफ से वैसी नहीं है जैसी थी। आप अभी भी कह रहे हैं कि विफाक आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसा तासुर नहीं है जो माजी करीब में था। ये तासुर में नरमी मनतकी बुनियाद के ऊपर। आपको मेरी बातों से नरमी नजर आ रही है क्या? सर जो पिछली गोलाबारी थी ना, उससे तो कहीं नरमी है, और ये बड़े धीमे से लहजे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो लहजा भी सख्त था। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अब आपने मार लिया, अगली दफा ना मारना ताकि बड़े प्यार से ना, ये नहीं कह रहे हूं ना मारियो।
आपने सर्कस का शेर को देखा है? सर्कस का शेर है, उसको पिंजरे में लाते हैं और फिर कहते हैं सर्कस करो, और फिर दोबारा जो है वो पिंजरे में बंद हो जाता है। इसी तरीके से जंगल में जब आप शेर को छोड़ो तो जंगल का शेर बन जाता है। तो अभी कुछ मजबूरियां हैं, हुकूमत आप जंगल आप पिंजरे में हैं या हुकूमत पिंजरे में है, ये जरा वाज़ेह कर दें। आप राणा साहब पुराने समझदार के लिए नहीं तो अच्छा, तो शेर जो है वो जंगल में कब जाएगा? बस ये मुझे लगता है कि उसको जाना पड़ेगा कितना जंगल में ही। शेर को जो है सर्कस में नहीं काम करना चाहिए, उसको जंगल में जाना चाहिए। अच्छा नबील कबूल साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा मंजरनामे में ये जो कुछ बातें हो रही थी या डायलॉग्स हो रहे थे, हुकूमत ने कहा, आप बतौर इत्तेहादी उसके अंदर शरीक भी थे, आपके लोग भी उसमें मौजूद थे उस डायलॉग में, हुकूमत ने कहा जी हम कोई रास्ता निकालना चाह रहे थे। क्या आपको लगता है कि हुकूमत कोई वाकई रास्ता निकालना चाह रही थी? जो इत्तेहादियों से नहीं निकाल पाई वो अपोजिशन का रास्ता निकालती? मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है ना ये सीरियस नहीं है। दोनों साइड सीरियस नहीं है, टाइम गेन कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगेन मैं आपको कहूंगा कि वो मुज़ाकराती कमेटी में जरूर शामिल है, लेकिन वो फैसला कमेटी में शामिल नहीं है। फैसला जो है वो जाहिर है हुकूमत को करना है और हम राय दे सकते हैं। हमारी राय तो ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी वो सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ जो है, अगर वो बानी पीटीआई जेल से बैठ के बयानात देता है और अभी उससे कोई खत लिखना है, उस खत का इंतजार है कि वो खत कब लिखा जाएगा। सुना 4 पेज का तो खत उन्होंने लिख चुके हैं, मजीद और 4 पेज का खत लिख रहे हैं। अच्छा नबील साहब, क्या देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी का? आपने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, हमने अपने कारकुनों को जवाब देना है, ये सारा चीज़ें हैं। जरदारी साहब तो चाइना गालबन चले गए और बिलावल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ पे मौजूद है, नैब आप लोगों के पीछे आ गई है। पंजाब में आपके लोग कह रहे हैं जी हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब जंगल में जाने के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 माह, कितनी देर इंतज़ार करेंगे? डिपेंड करता है जंगल कब आपको बुलाता है। जंगल तो आपने खुद कहा जंगल तो बुला रहा है, आपने तो खुद ही कहा कि जंगल तो बुला रहा है। हाँ, जंगल बुला तो रही है। जंगल देखे ना, मैंने कहा जंगल में ही सूट करता है शेर, लेकिन ये है कि कब जाएगी जंगल में, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि देखे, मैं एज नबील गबोल अपना राय तजिया दे सकता हूँ, लेकिन कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि जाहिर है जिसपे हमारी पार्टी को देना है। हमारी पार्टी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है शाजिया मरी साहिबा, वो जो है स्टेटमेंट देती हैं, तो जाहिर है वो स्टेटमेंट पार्टी का स्टेटमेंट होता है। नबील कबूल जो स्टेटमेंट देता है वो अपनी एक राय जरूर देगा, लेकिन जो सूरत हाल मैंने आपको वादे करके बताया, शायद मेरे जैसा और कोई बात करता भी नहीं होगा मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं सुना किसी को। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर हम ये पहले से ही देखें, एक बड़ी जमात के साथ लड़ाई करके बैठे हुए हैं। अब वो जमात की अपनी इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रही है, अगर वो फेल हो रही है, उसके साथ लड़ाई करके बैठे, तो हम आपस में भी नहीं लड़ सकते। इस वक्त हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के सामने या हम जो है उनके सामने अपना इख्तिलाफात राय जरूर रखेंगे। लेकिन ये है कि हमें लड़के बाहर नहीं निकलना है, हमें लड़के हुकूमत नहीं छोड़ना है, हमें लड़के इस पार्लियामेंट को 5 साल पूरे हम देखना चाहते हैं कि पार्लियामेंट 5 साल का अरसा पूरा करे, वजीर आजम शहबाज शरीफ हो या वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हो, लेकिन ये पार्लियामेंट 5 साल पूरा करेगी। अच्छा नबील कबूल साहब, एक चीज़ और, जमीयत उलमा इस्लाम पे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मौजूदा किरदार है, हुकूमती साइड पे या हुकूमती बेंचेस पे ना बैठने का फ़ैसला, बहुत सी अपनी चीज़ों को एजुकेशन की पॉलिसी के ऊपर मनवाने का तरीक़ाकार, ये उन्हें किस हद तक सूट किया है? यानी आप कहते हैं कि 70 लोग हमारे भिजवाए गए तो हम अपने कारकुनान की कुर्बानियाँ तो नहीं दे सकते, या जवाबदही तो हमें उनको देना है, तो क्या वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं अपने वोटर्स को? मौलाना भी जो है वो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट के वो भी कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम सब्र करें। मौलाना साहब के भी काफी इश्यूज हैं, और मौलाना साहब के इश्यूज जो है, देखिए मौलाना साहब
जो 26वीं आईनी तरमीम हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ रोल जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, चेयरमैन बिलावल का, जिसपे मौलाना को जो है रजामंद किया गया था। उसके बाद फिर मौलाना के साथ जो कमिटमेंट की थी गवर्नमेंट ने, वो शायद उस पर पूरा नहीं उतरी है। उनकी तो नाराजगी अपनी जगह है, बिल्कुल है, लेकिन जब वक्त आएगा, जब ऐसे हालात होंगे, तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट जरदारी मफामत का बादशाह, आपको पता है कि वो ऐसे हालात में जब जरदारी साहब बीच में इंटरवीन करते हैं तो मामला जो है वो दुरुस्ती की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त कंफ्यूजन काफी है। मौलाना साहब की भी स्टेटमेंट आप देख लें, कहीं मौलाना साहब सड़क पर ना आ जाए, ये मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए बहुत एक सीरियस इशू हो जाए। क्योंकि मौलाना साहब जब सड़क पे आते हैं तो आपको पता है कि फिर वो काफी दिन तक जो है सड़क पे रहते हैं। ये आज़ादी सहाफ़त पे जब हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1973 के आइन को देखें, पीपल्स पार्टी की आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ देखें तो बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन स्पीकर एक्ट पे पीपल्स पार्टी फिर उसी पिंजरे में बंद थी जिस पिंजरे में शेर को बंद किया गया। स्पीकर एक्ट मेरे ख्याल में चंद चीज़ों में तो मैं उसके हक में हूँ, चंद चीज़ों में शायद मैं भी हक में नहीं हूँ। लेकिन ये कि अगर ओवरऑल आप देखेंगे, अभी गवर्नमेंट को इस चीज पे तो रजामंद कर लिया है कि आप जो है मीडिया के जो मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ बैठे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठे, और इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, जिस पर मेरे ख्याल में जो मुझे पता चला कि उसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपना जो है इंतजार किया है कि इसके ऊपर बैठना है। तो अब अमेंडमेंट होगी, अमेंडमेंट में जाहिर है कुछ चीजें जो है आप लोगों के कहने के मुताबिक जो आप लोगों को सर अमेंडमेंट तो बात की बात है, जब इब्तदाई तौर पे इतनी उजलत क्या थी इसको पास करवाने में? यानी अभी एक बहुत बड़ा इशू क्या था जिसके तनाजुर में अभी इसका पास होना जरूरी था? बिल्कुल गलती है, ये बहुत जल्दी में पास किया गया, ये इतनी जल्दी में नहीं करना चाहिए था। सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि क्या जल्दी थी उनको, लेकिन ये है कि अब उनको समझ आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी रमजान से पहले ये मामला तय पा जाएगा और ये मीटिंगें अभी तो शुरू हो गई हैं। देखें इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि मौलाना अगर सड़कों पे आ गए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब इस हवाले से अपने के लिए। जिस तरीके से नबील कबूल साहब से बात हुई और उन्होंने वो इशारा दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर सड़कों पे आ गए तो ये एक अलार्मिंग स्टेटमेंट वो हुकूमत के लिए दे गए हैं। राना साहब सारी बातें उनके वो सीधा सीधा जो निकात हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरी सुई ये इस चीज़ पर अटक गई है, क्या मौलाना सड़कों पर आ सकते हैं? मौलाना को मना है? अब मौलाना को तो नहीं मना, तो फिर सिर्फ उन्हीं को ही नहीं मना। मैं अर्ज़ करना को नहीं मना उन्हीं को भी हो जाएगा। देखें 2 दिन पहले जवेद लतीफ़ साहब के आपने ट्वीट्स पढ़े, 8 फरवरी को वो आ रहे थे, बड़ा उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिए ना। हो जाते हैं डिलीट, करवा लेते हैं सही। तो मौलाना साहब जो हैं, मैंने आपसे कहा कि मार्च के बाद ना, मार्च होगा, ये जितनी मार्च के बाद मार्च होगा, यानी ईद के बाद की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ईद के बाद जो है वो सियासत की चैंपियन ट्रॉफी होगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इस बात को। सियासत की चैंपियन ट्रॉफी ईद के बाद होगी। और जिस तरह इस चैंपियन ट्रॉफी में आपने टीमें देखी ना, पूल 1 में ये है, पूल 2 में ये है, ये सेम यही होना है। हुकूमत का पूल एक है और अपोजिशन का पूल एक होगा। अब देखना ये होगा कि अपोजिशन का पूल तगड़ा है या हुकूमत का पूल तगड़ा है, लेकिन ये फाइनल है। क्या उस अपोजिशन के पूल में मौलाना भी होंगे? मौलाना अपोजिशन के ही पूल में होंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम में तो अपोजिशन के पूल में वो नहीं रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, वो थे। अगर जिस वक्त पता चला कि उनके अपने बंदे भी, जिस तरह मैचों में क्रिकेट मैचों में बुक मेकर फिक्सर हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने फिर क्या करते वो, इसके अलावा ना उनके पास कोई रास्ता था ना किसी और के पास। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सी चीज़ थी। तो ये मैं आपको बड़ा वसूख से एक बात आपको बता दूं, वसूख से मार्च तक अगर मामला ठीक ना हुए, मार्च तक जो मेरी इतला है, अगर
मुज़ाकरात का दोबारा राउंड ना हुआ, मामला तय ना हुए, क्योंकि मेरे इतला यह है कि 8 फरवरी का दिन देखा जा रहा है, उस पर तहरीक इंसाफ क्या करती है और उसके बाद 8 फरवरी के बाद तोड़ फोड़ किस सियासी जमात के अंदर होती है। तहरीक इंसाफ भी फाइनल राउंड खेलने जा रही है, कोई मुज़ाकरात का राउंड हो, बैकडोर राब्तों का राउंड हो या कोई भी राउंड हो। इन सारी चीज़ों के बाद ना अगर तो कामयाबी मिल गई तो फिर भी तहरीक इंसाफ जो भी मुज़ाकरात करेगी, आज मैं आपको ये बता दूँ, वो ऑल पार्टीज, जितनी तमाम पार्टीज अपोजिशन के उनको साथ लेके करेगी। अगर मुज़ाकरात नहीं करेगी, अच्छा ये हुकूमत की भी और ये मुज़ाकरात करवाने वालों की भी ख्वाहिश होगी। और अगर पीटीआई सीधा जाएगी तो मेरे पास जो इतला है, वल्लाह आलम अब इस पर कोई तरदीद करता है या तस्दीक करता है, एक बात की बात है, मेरे पास इतला यह है कि मार्च ईद उल फितर के बाद असल चैम्पियन ट्रॉफी शुरू होगी पाकिस्तान की सियासत की। हमें ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब बहुत से वक्त कर रहा हूँ, सब सवाल कर सकते हैं। शौकत साहब, वो कौन से 23, 24, 25, 35 लोग थे जिन्होंने खलफनामा दे दिया और उनको कामयाबी मिल गई? रहमानी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थोड़ा सा गलतफहमी हो गई कि उन्होंने कहा जी पीटीआई के 35 बंदों का नाम लिया। पीटीआई का मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा 35 लोग ऐसे हैं जो असेंबली में, शायद इससे ज्यादा भी हों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि जी आप एफिडेविट दें तो तभी जाके आपको का नोटिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज आपका नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद जब मैंने इनकार किया तो 5:30 बजे सुबह रिजल्ट चेंज कर दिया गया। लेकिन बहरहाल वो तो फिर जब डीसी साहब जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे से मुलाकात भी की और उन्होंने माजरत भी की कि आप जीत चुके थे लेकिन हमारी मजबूरी थी। कुछ और लोग भी थे जो जीत चुके थे लेकिन उनको हराना भी हमारी मजबूरी थी। ये जो आपने तो डीसी साहब का इकरारनामा यहाँ पे बयान कर दिया, लगता है आपने डीसी साहब को वहाँ भी नहीं रहने देना जहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हुई। नहीं, खैर है, वो तो जाहिर है, वो अकेले वो तो नहीं थे ना, और भी बहुत सारे डीसी होंगे, कोई एक डीसी तो नहीं था ना। जहाँ से जो कुछ हुआ है वो तो सबको पता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे याद है मैं और ये यासर दोनों ट्रांसमिशन में बैठे थे और आपके हल्के से हमें यही पता लगा आप जीत गए हैं, लेकिन हमें भी अगले दिन सुबह जाके पता चला कि नहीं, रात जी पता लग गया होर सी होगा। नामों की स्पेलिंग की गलती हो गई है। किसी की बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल देखिए, ये तो एक मैंने सरसरी बात कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। मुश्किल वक्त ये आने जाने वाली चीज है, और अगर किसी ने ये काम किया भी है तो मेरे ख्याल से आइंदा वो ना करे, क्योंकि इससे मुल्क कमजोर हो रहा है, मुल्क की असास कमजोर हो रही है। ये देखना पड़ेगा। चलो, हमारे पे तो जुल्म भी हो गया, हमने बर्दाश्त भी कर लिया, हमें हराया भी गया, इस पे भी कोई गिला नहीं है, किसी से नहीं है, लेकिन आगे मुल्क को ठीक कर ले। जो इमरान खान के जो खत के हवाले दिए जा रहे हैं ना, उसमें उन्होंने यही चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने अपने कोई जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुल्क को ठीक करो। अच्छा सर, आपने खत का तज़किरा छेड़ ही दिया, वो खत रह किधर गया है, किस रास्ते भिजवाया गया, वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाया? देखिए, हमें तो जाहिर पता, आप मीडिया से ही पता चलता है ना, ज्यादा तो हमें नहीं पता है कि कैसे चला गया, कैसे नहीं गया, और अगर नहीं भी गया तो मीडिया पे तो आ गया है ना। अब ये तो जिसको एड्रेस है वो तो एड्रेस हो चुका है ना। लेकिन उससे मैं ये कह रहा हूँ कि फायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि इस पे आप कोई तनकीद करे, कोई क्या करे। इमरान खान ने स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, और उसने जो वे आउट दिया है ना, इसके पास तो वे आउट नहीं है। जो इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई हुकूमत है, उनके पास कोई भी आउट नहीं है, सिवाय इसके कि कर्जे ले लें। 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया, अभी $1 अरब का और कर्जा लिया रहा है। अभी सुनने में आया कि तेल के लिए भी उन्होंने कोई पता नहीं कितने $1 अरब से ज्यादा तो तेल उधार ले रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें मुल्क नहीं चलता। वे आउट निकाला जाए,
और जो असल आवाम के नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां हैं उसको हुकूमत हवाले किया जाए। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये बताया गया कि आप एक साइड पे हो जाएं, किसी को सपोर्ट ना किया जाए बिला वजह। और उससे फायदा ये होगा कि देखें, फौज तो हमारी फौज है ना। जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। जितनी कुर्बानियां फौज ने दी है, आप देखें अभी भी कुर्बानियां दे रही हैं। तो क्या कौम का खड़ा होना लाजमी नहीं है उसके साथ? बिल्कुल हम पुष्ट पे खड़े हैं, कौम खड़ी होगी। ये मैं चाहता हूं कि, और इमरान खान ने जो जिक्र किया वो इसी हवाले का है कि हमें ये नहीं कि हम आपसे हुकूमत चाहते हैं कि आप इनसे लेके हमें दे दें, लेकिन बिला वजह सपोर्ट उनकी इसलिए ना की जाए कि इन्होंने मुल्क की मैशत को ठीक नहीं किया, न मुल्क को आगे लेकर गए। इनकी वजह से तो मुल्क और कमजोर होता गया है। आप मैशत सिर्फ आप कहते हैं कि जी हमने बड़ा मुश्किल से मुल्क को निकाला। क्या निकाला? कर्जे लेके निकाला, और कर्जे मजीद लेके और चलाएंगे मुल्क को। आपने तो एक्सपोर्ट खत्म कर दी। इस वक्त पंजाब में 147 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, तो हमारी तो एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल से थी। तो मतलब ये है कि अच्छा शौकत भाई, ये बात तो होगी। मुझे बताएं, कल आपने इंटरव्यू सुना होगा, देखा भी होगा, बड़े चर्चे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के इंटरव्यू के, देखा होगा, सुन भी लिया होगा आपने सारा। तो आप उससे इत्तेफाक करते हैं सारी बातों से? नहीं, जब वो कह रहे हैं तो क्यों नहीं, मतलब सीएम है वो, अगर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और की हैं तो मेरा इत्तेफाक करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये तो अच्छा हुआ उन्होंने बता दिया लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। और आपसे ज़रा बात कुछ अरसे बाद हो रही है, ये जो आपके सूबे में तब्दीली है, इस तब्दीली को बतौर पीटीआई वर्कर और रहनुमा आप कितना पॉजिटिव देखते हैं या इससे रायता मजीद फैलता हुआ देखते हैं? नहीं, देखें इस हवाले से तो पॉजिटिव है ना कि फुल टाइम सदर आ गया पार्टी के लिए और फुल टाइम चीफ मिनिस्टर आ गया सूबे के लिए। ये तो एक अच्छी बात है। और ये हम शुरू से हमारी पार्टी की जो पॉलिसी थी वो थी इसी तरह के जब आपके पास सरकारी ओहदा आ गया तो आप पार्टी ओहदा छोड़ देंगे। ये तो हमारी शुरू से पॉलिसी थी। लेकिन इस दफा चूंकि मुश्किल सूरत हाल थी, अली अमीन गंडापुर भी एक मुश्किल सूरत हाल से होकर आए थे और शायद उनकी भी यही सोच थी कि शायद लोग इतनी मुश्किलात का सामना ना कर सके, तो उनकी अपनी सोच थी। वो उन्होंने दोनों ओहदे कबूल कर लिए। हालांकि उस वक्त भी मेरे ख्याल से उनको नहीं लेना चाहिए था सूबाई सदारत, क्योंकि एक अलग एक वो शोबा है, अलग उसमें फुल टाइम आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन उन्होंने अपने जो भी उन्होंने रिस्क लिया या जो भी किया वो उन्होंने किया, दोनों को चलाया और अच्छा चलाया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जाहिर है अगर फुल टाइम सीएम होगा, फुल टाइम सदर होगा, तो दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। और इस वक्त जुनैद जो है वो जुनैद खान वो भी एक वर्कर है और उन तक रसाई भी आसान है लोगों की, और उम्मीद तो यही की जा सकती है कि दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। और क्योंकि मैंने सुना है जुनैद साहब से कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम अली अमीन गंडापुर ने दिया है, तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने नाम दिया है उनका तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो सूबे के लिए भी फायदेमंद होगी, मुल्क के लिए भी फायदेमंद होगी। और तो सिर्फ मीडिया के ऊपर ये चीजें आ रही है कि जी देखें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, पता नहीं पार्टी किस तरफ जाएगी और हुकूमत किस तरफ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी और हुकूमत एक ही है और एक ही पार्टी की हुकूमत है और एक ही कमान के नीचे है। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान का एतमाद हासिल है, जुनैद खान को भी इमरान खान का एतमाद हासिल है। अब ये दोनों पे जिम्मेदारी बनती है कि वो इमरान खान का एतमाद कैसे पूरा उतरते हैं और आवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। क्योंकि सुबह आपको पता है काफी मुश्किल उससे गुजरा है, क्योंकि हमारे साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है वहां से सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। और उस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें ऐसे हालात में इमरान खान के खत को अहमियत देनी चाहिए और इदारों को का इस्तेकाम के लिए और सियासी इस्तेकाम लाने के लिए जो उन्होंने तजावीज़ दिए मेरे ख्याल से उसको बड़े अहमियत देनी चाहिए इस मौके पर, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। ये 8 फरवरी की क्या तैयारी है जी? तारीखी जलसा कर रहे हैं 8 फरवरी को ठीक ठाक लोग निकलेंगे, जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें
जो नए सदर हैं उनका खिताब भी होगा, वो फिर लाएअमल भी देंगे कि आगे क्या करना है, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम लगे रहेंगे। नहीं तो ये क्या है, ये सिर्फ केपी की हद तक होगा? पंजाब के बारे में बहुत सी बातें आती हैं, तरदीद आ जाती है जलसों के हवाले से, फिर बात ये आती है कि नहीं सरप्राइज होगा। देखिए, अब आपको पता है कि सियासी वर्कर को कोई ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जी आप जाके खड़े हो जाएंगे तो आप डंडे खाएंगे, आपको स्टील के डंडे से भी मार खा पड़ेगी तो आप खड़े रहना। ये तरबियत तो किसी सियासी वर्कर के पास नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त पंजाब जो है वो बिल्कुल वो बन गया है, वहां लग चुका है और किसी सियासी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद लोग सियासत कर रहे हैं। ये बदकिस्मती मैं कहूँगा कि अगर ये अवामी हुकूमत होती तो क्या मजाक है। अगर वो पहले तो कहते हैं कि पीटीआई खत्म शुद, तो ये भी पता चल जाता। आप मीनार पाकिस्तान में ऐसे मौके पर आप अगर इजाजत दे देते जलसे की और कोई कंटेनर खड़े ना करते, आवाम को खुली इजाजत मिलती, तो ये भी आप आवाम को बता देते कि जी पीटीआई तो खत्म है, देखो जलसे ही नहीं कर सकी। तो ये तो एक अच्छी होती हुकूमत के पास, अच्छा मौका है। लेकिन इसमें भी ये भाग रहे हैं, तो अब इसका क्या हल निकल सकता है। सियासी एक्टिविटी खत्म हो जाती है और सियासी इस्तेकाम खत्म होता है, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी, फिर कैसे हुकूमत चलेगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।